नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त तो चला है देश का पहला समझाने वाले बुलेटिन का। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर आगे विस्तार से समझेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे निशांत पर तेजस्वी के बयान के मायने को हम लोग आज समझेंगे और विभागों के बंटवारे वाली खबर के मायने भी समझेंगे। और इसके बाद हिंदू त्योहार पर हिंसा वाली खबर को समझेंगे और इसके बाद जाने खुसरो में पीएम के जाने के मायने भी हम लोग समझने वाले हैं। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। पटना से बड़ी खबर, तेजस्वी यादव को नीतीश के बेटे से उम्मीद, निशांत के आने से बच जाएगा जेडीयू। तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान। पहले भी निशांत का स्वागत कर चुके हैं तेजस्वी ने साथ ही ये कहा है कि निशांत राजनीति में न आए, इसीलिए कुछ बीजेपी और जेडीयू के मंत्री बैठक कर रहे हैं कि उनको राजनीति में आने न दिया जाए। अब देखिए, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से निशांत कुमार पॉलिटिकली बयान दे रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि उनकी एंट्री राजनीति में होने वाली है और ऐसे में तेजस्वी यादव काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनकी खुशी का क्या राज है वो तो किसी को नहीं पता है, लेकिन कहा जा रहा है कि तेजस्वी की खुशी शायद इस बात में है कि तेजस्वी यादव जिन सवालों से उनको गुजरना पड़ता है, परिवारवाद, वो शायद खत्म हो जाए निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री के बाद। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके, और इसी के डर से कि निशांत आए ना राजनीति में, इसलिए कुछ भाजपा जदयू के मंत्री, बड़े 2-4 नेता लोग मिलकर के बैठक कर रहे हैं कि उनको आने नहीं दिया जाए। तो देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरीके से निशांत के राजनीति में एंट्री को लेकर के देखिए कई तरीके की बातें हो रही हैं, चर्चा लगातार हो रही है। अब तेजस्वी यादव ने भी एक बयान दे दिया है, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव के बयान तब आया है जब जदयू के जो विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आज सुबह सुबह कहा कि जब अगर निशांत अगर नहीं आते हैं तो पार्टी जो है स्थिर हो जाएगी और जदयू समाप्त हो जाएगी। इसी पर जब प्रतिक्रिया तेजस्वी से मांगी गई तो तेजस्वी ने जो बयान दिए हैं उसके कई मायने हैं। देखिए, तेजस्वी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो शरद यादव की पार्टी बनाई गई थी, जदयू समाजवादी पार्टी थी, और बीजेपी नहीं चाहती है कि वो पार्टी में आए, क्योंकि अगर वो आते हैं तो पार्टी को बचा सकते हैं, जबकि बीजेपी जो है वो जदयू पर कब्जा करना चाहती है, जदयू को खत्म करना चाहती है। तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि निशांत के आने की जो तरफदारी है इसलिए भी हो रही है क्योंकि तेजस्वी यादव और तमाम लोगों पे लगातार इस बात का आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जाता रहा है कि वो परिवारवाद की पार्टी है, परिवार में कई सदस्य जो है वो है। तो अगर निशांत कुमार अगर पार्टी में आते हैं तो कम से कम ये जो लगातार बोला जाता है उससे वो बच सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने समर्थन भी किया और साथ साथ बीजेपी पर एक बड़ा हमला बोला है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रवि। तो निशांत पर दिए गए तेजस्वी यादव के बयान के आइए मायने समझते हैं। देखिए, आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप हमेशा से लगता रहा है। लालू परिवार पर परिवारवाद का सबसे बड़ा आरोप है। नीतीश कुमार हर रैली में आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप जरूर लगाते रहे हैं और बिहार की जनता को अपना परिवार वो बताते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है और परिवारवाद के आरोप की वजह से नुकसान होता रहा है। परिवारवाद के आरोप का कोई जवाब आरजेडी के पास नहीं है। नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर लगभग हर रैली में ये सवाल उठाते हैं। तेजस्वी यादव इस आरोप से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और निशांत के राजनीति में आने से आरजेडी को बचने का एक मौका मिल जाएगा। तेजस्वी यादव कह पाएंगे कि सब पार्टियों का एक ही हाल है, नीतीश कुमार आरजेडी को घेर नहीं पाएंगे। उसके बाद परिवारवाद का मुद्दा जो है उठाया नहीं जा सकेगा। आरजेडी के नेता इस बात को भुनाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि नीतीश के बेटे से तेजस्वी को अब उम्मीद है कि अगर निशांत राजनीति में आ जाते हैं तो उनको एक मौका मिल जाएगा पलटवार करने का परिवारवाद के मुद्दे को लेकर के। जिस तरीके से उन पर हमेशा से ये आरोप लगता रहा है, लालू
यादव पर हमेशा से आरोप लगता रहा है परिवारवाद को लेकर, तो उनसे कहीं ना कहीं उनका पीछा छूटेगा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से मंत्रियों का पद भरे जाने के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। नए मंत्रियों को विभाग मिलने के साथ कुछ पुराने मंत्रियों के भी विभाग बदले गए हैं। हालांकि जेडीयू कोटे के मंत्रियों के विभाग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में जानिए विस्तार से। शपथ ली थी मैं इसी द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बुधवार यानी 26 फरवरी को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बीजेपी कोटे से 7 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली और अगले ही दिन विभागों का बंटवारा हो गया। समय तो कम है लेकिन अवसर बड़ा है, और समय कम हो सकता है लेकिन रिजल्ट हम बेहतर देने का काम करेंगे। जेडीयू कोटे के सभी 13 मंत्रियों के विभाग में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को छोड़कर बीजेपी कोटे के कमोबेश सभी मंत्रियों के विभागों में कुछ न कुछ बदलाव किया गया है। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से 2 अहम विभाग पथ निर्माण और कला संस्कृति एवं युवा विभाग वापस ले लिया गया है। अब उनके पास कृषि एवं खान भूतत्व विभाग का प्रभार है। जीवेश मिश्रा को नगर विकास विभाग मिला है, जो अब तक नितिन नवीन के पास था, जबकि नितिन नवीन को पथ निर्माण दे दिया गया है। ये विभाग इनके पास पहले भी रह चुका है। वैसे अभी पथ निर्माण विभाग विजय सिन्हा के पास था। प्रेम कुमार को सहकारिता विभाग, रेणु देवी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, मंगल पांडे को स्वास्थ्य के साथ विधि विभाग दिया गया है। मंगल पांडे के पास पहले कृषि विभाग भी था, जो अब विजय सिन्हा के पास चला गया है। नीरज कुमार बबलू के पास पीएचईडी रहेगा। नीतीश मिश्रा के पास उद्योग विभाग है। जनक राम के पास SC/ST कल्याण विभाग रहेगा। हरि सैनी को पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग दिया गया है। पहली बार मंत्री बने संजय सरावगी को दिलीप जायसवाल वाला विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार दिया गया है। सुनील कुमार को वन एवं पर्यावरण, राजू सिंह को पर्यटन विभाग, मोतीलाल प्रसाद को कला संस्कृति विभाग मिला है। विजय मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग और कृष्ण कुमार मंटू को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का जिम्मा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी काम दिया है, जो भी विभाग दिया है, ईमानदारी से उसका काम करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। बीजेपी कोटे के मंत्रियों के अलावा हम के संतोष सुमन के विभागों में भी कटौती की गई है। संतोष सुमन के पास सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन, ये 3 विभाग थे। इसमें से आपदा प्रबंधन विजय मंडल को तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल को दिया गया। मतलब अब संतोष सुमन के पास सिर्फ लघु जल संसाधन विभाग ही बचा है। माना जा रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ये बदलाव किए गए हैं, लेकिन विभागों के बंटवारे के बाद ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या बीजेपी के पुराने मंत्रियों के विभागों को बदला जाना किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर पावर गेम। न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए अब नीतीश सरकार में विभागों के बंटवारे वाली खबर के मायने समझते हैं। देखिए, वैसे तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया, नए 7 मंत्रियों को विभाग मिल गए, लेकिन इस बंटवारे से बहुत कुछ बदल गया है। कुछ मंत्रियों के कद बढ़े हैं तो वहीं कुछ मंत्रियों के कद घटे भी हैं। कुछ मंत्रियों के सिर्फ विभाग बदले गए हैं। यानी कि अगर गौर से विभागों के बंटवारे पर नजर डालें तो ये पता चलता है कि बीजेपी कोटे के 4 मंत्रियों के एक विभाग वापस ले लिए गए। अब आप सोचेंगे कि आखिर वो कौन कौन से मंत्री हैं जिनके पास एक विभाग वापस लिए गए हैं, जिनके एक विभाग वापस ले लिए गए हैं। तो आइए उसे भी समझते हैं। देखिए, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार, नीतीश मिश्रा और नितिन नवीन बीजेपी कोटे के वो 4 मंत्री हैं जिनके एक विभाग वापस लिए गए। अब ऐसे में देखिए, समझने वाली बात यह है कि बीजेपी कोटे के ज्यादातर मंत्रियों के विभाग बदले गए। इसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के भी विभाग में फेरबदल किया गया है, लेकिन सम्राट चौधरी के विभाग में कोई अदला बदली नहीं की गई है। मतलब ये कि विभाग के बंटवारे से कुछ मंत्रियों के कद बढ़े हैं और कुछ मंत्रियों के कद घटे हैं, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये 7 स्पेशल 7 अब नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासत तेज है। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन पर संगीन मामले हैं उन्हें मंत्री बनाया गया। सीएम को यह भी पता नहीं है कि किस पर क्या केस है। आरजेडी के आरोप पर अब एनडीए ने पलटवार किया है। जी, आपकी आभा कहां गई? ऐसे लोगों को मंत्री बनाना आपकी मजबूरी बन गई।
पिता पुत्र दोनों अदालतों में दस्तक दे रहे हो, अब वैसी स्थिति में वो पार्टी भी सवाल खड़े करे तो इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार सियासी सुर्खियों में है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एनडीए उत्साहित है तो आरजेडी ने इस विस्तार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी का कहना है कि विभाग के बंटवारे पर सीएम नीतीश की नहीं चली, जिन पर संगीन मामले हैं उन्हें मंत्री बनाया गया। सीएम को ये भी पता नहीं कि किस पर क्या केस है। आरजेडी की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठाने के बाद जेडीयू ने जोरदार पलटवार किया है। नीतीश कुमार जी, आपकी आभा कहां गई? आपका यूएसपी मंत्रिमंडल के विस्तार में मरता हुआ दिखाई पड़ा। जिन पर संगीन मामले हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, गंभीर आरोपों के घेरे में है, ऐसे लोगों को मंत्री बनाना आपकी मजबूरी बन गई कि इनको ये बात का भी इल्म नहीं कि किस पर कौन से संगीन मामले चल रहे हैं। तो जिस पार्टी के सुप्रीमो सजा याफ्ता हूं, जानवरों का चारा खाने का आरोप लगा, उस आरोप में सजा याफ्ता होने के बाद अब जॉब, लैंड फॉर जॉब के मामले में पिता पुत्र दोनों अदालतों में दस्तक दे रहे हो, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, अब वैसी स्थिति में वो पार्टी भी सवाल खड़े करे तो इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार पर आरजेडी के सवाल उठाने के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सीएम नीतीश पर निशाना साधने के बाद बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि आरजेडी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आरजेडी मुद्दा विहीन है। चाल चरित्र चेहरा की बात करने ये शब्द आरजेडी के मुंह से शोभा नहीं देते। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से मंत्रियों का पद भरे जाने के बाद अब विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासत है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ धर्मेंद्र कुमार, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ, दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। देखिए, नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विभागों का बंटवारा भी हो गया है, लेकिन इस विस्तार में आरजेडी को कुछ और ही दिख रहा है और विस्तार के सहारे ही आरजेडी के नेता कुछ और ही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि वो क्या मैसेज है। तो ये मैसेज ये है कि आरजेडी के नेता विस्तार के बहाने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी के नेता मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी ने कर दी नीतीश की घेराबंदी। लवकुश के नेताओं को मंत्री बनाकर नीतीश के वोट बैंक पर नजर डाला है। संख्या बल में बीजेपी भारी पड़ी है और संगीन मामले वालों को भी मंत्री बनाया गया है। दरअसल देखिए, सीएम नीतीश अपनी छवि को लेकर काफी ज्यादा सतर्क रहते हैं। नीतीश कुमार दागी नेताओं से दूर ही रहते हैं। जिस मंत्री पर दाग है उससे इस्तीफा भी लेते रहे हैं। नीतीश के जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी का बीजेपी के सामने सरेंडर का भी आरोप है। अब देखिए, आरजेडी पर एनडीए के पलटवार से खबर को समझिए। देखिए, दरअसल विस्तार के बहाने आरजेडी ने नीतीश को घेरा है और एनडीए नेताओं का आरजेडी पर पलटवार है, यानी कि एनडीए के नेताओं ने भी इस मामले को लेकर आरजेडी पर पलटवार किया है। अब देखिए, आरजेडी सजा याफ्ता नेता वाली पार्टी है, ऐसा एनडीए का कहना है और आरजेडी के लोग पहले अपनी पार्टी के अंदर खुद झांके बेवजह की बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। एनडीए ने यह पलटवार किया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, बिहार के कई जिलों से महाशिवरात्रि के दिन बवाल और हिंसा की खबरें सामने आई। सीतामढ़ी में शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई, पुजारी की झोपड़ी भी फूंक दी गई। नालंदा में शिव बारात पर हमले की खबर आई। पीड़ित लोगों ने मुस्लिम समुदाय पर हमले का आरोप लगाया है। और वहीं देखिए, वैशाली और मुजफ्फरपुर से शिव भक्तों पर लाठीचार्ज की खबर आई। इन चारों जिलों में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीतामढ़ी, नालंदा, मुजफ्फरपुर और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिव भक्तों पर लाठीचार्ज की तस्वीर वैशाली से। वहीं देखिए, बिहार की तरह ही झारखंड के हजारीबाग में भी हिंदुओं के त्योहार में ऐसी ही हिंसा हुई। भगवान श्री राम का झंडा लगाने पर बवाल हो गया। पहले खबर देखिए, फिर आपको इस खबर के मायने समझाएंगे। आसमान में लहराता भगवा पताका और धरती पर धधकती हुई कई गाड़ियां।
आसमान से बरसते ईंट, पत्थर, रोड़े। और जान बचाकर भागते शिव भक्त। ये तस्वीरें हजारीबाग के इचाक प्रखंड के डुमरौन गांव की हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं, तस्दीक है, सच्चाई है, सबूत है, पुष्टि है, प्रमाण है, गवाही है उस भयावह घटना की जो हजारीबाग में शिव भक्तों के ऊपर घटी। ये देखिए, जमीन पर पड़े इन बड़े बड़े पत्थरों को जरा गौर से देखिए, आसमान से बरसते रोड़े को देखिए, जमीन पर लगी आग और गगन में धुएं के गुबार को देखिए। इन तस्वीरों के जरिए जरा कल्पना कीजिए कि यहाँ क्या हुआ है, और अगर नहीं कर सकते तो इत्मीनान से ये कहानी सुन लीजिए। हजारीबाग के डुमरौन गांव के पीपरटोला में बुधवार को महाशिवरात्रि को लेकर पूजा की तैयारी चल रही थी। लोहे के स्तंभ में लाउड स्पीकर और भगवान श्री राम का भगवा पताका लगाया जा रहा था। हिंदुओं की आस्था पर उन्हें आपत्ति हो गई। उन्हें जो उपद्रव पर उतर आए, हंगामा करने लगे, भगवा पताका लगाने का विरोध करने लगे। झगड़ा झंडा लगाने पर शुरू हुआ और देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। उपद्रवियों ने एक कार, 6 बाइक, एक स्कूटी और एक साइकिल समेत 8 गाड़ियों को फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया। पथराव में कई लोग जख्मी भी हो गए। मामला थाने तक पहुंचा तो पुलिस की टीम भागी भागी हिंसा स्थल पर पहुंची, गरमाए माहौल को किसी तरह शांत किया। शांतिपूर्वक सब अच्छे से हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। तो आप लोग भी पूरा कोऑपरेट कीजिए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ। डुमरौन गांव में ये राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय है। हैरानी की बात है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने स्कूल के मेन गेट पर ही 2 मीनार का निर्माण करा दिया है। एक वर्षों से यह एक स्कूल है, उर्दू स्कूल, जिसको मीनार का रूप दे दिया गया था। हालांकि हिंदुओं के पर्व में हुई हिंसा को लेकर कार्रवाई का दावा पुलिस कर रही है। 45 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन मात्र 3 लोगों को ही अरेस्ट किया गया है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हिंदुओं के त्योहार में हमला करने वाले बस 3 लोग ही थे? बाकी लोगों को हजारीबाग की पुलिस कब अरेस्ट करेगी? झारखंड में हिंदुओं के पर्व त्योहार में बार बार हिंसा होती ही क्यों है? हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रिपोर्ट आपने देख ली, अब देखिए खबर को समझते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि पर कई जगह बवाल हुए। सीतामढ़ी में शिव मंदिर में तोड़फोड़ की खबर आई, नालंदा में शिव बारात पर हमला किया गया, तो वहीं वैशाली और मुजफ्फरपुर में भी शिव भक्तों पर लाठीचार्ज की खबर आई। झारखंड के हजारीबाग में भी बवाल हुआ, मुस्लिम समुदाय पर हमले करने का आरोप लगा और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील लोगों से की गई। अब ऐसे में देखिए, हिंदू त्योहार पर बार बार हिंसा क्यों हो रहे हैं, सवाल ये उठता है। सवाल ये भी उठता है कि धार्मिक जुलूस पर आखिर बार बार पत्थरबाजी क्यों होती है? क्या पुलिस ने पहले से तैयारी नहीं की थी? हर साल पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं। पुलिस ने आखिर क्या सबक लिया है कि हर बार ऐसी घटना हो ही जाती है? और पत्थरबाजों पर अब तक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ये तमाम सवाल हैं इन सभी घटनाओं को देखकर जो उठ रहे हैं। एक जगह की बात नहीं है, कई जगहों पर एक ही जैसी हरकत देखने को मिली है। दूसरे समुदाय द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हिंदू त्योहार पर किए जाते हैं, जिससे कि ऐसे सवाल उठना बिल्कुल लाजमी हो जाता है कि हिंदू त्योहारों पर ऐसी घटनाएं आखिर क्यों हो रही है? पुलिस बार बार ऐसी घटनाओं के बावजूद भी सबक क्यों नहीं लेती है और पुलिस की तैयारी मुकम्मल क्यों नहीं रहती है? बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, गुरुवार को महाकुंभ का औपचारिक तौर पर महासमापन हो गया। खुद सीएम योगी इस मौके पर मौजूद रहे और सफाई कर्मियों का सम्मान किया। और एक तरफ सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जहां इसे सबसे सफल आयोजन बता रहे हैं, तो विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 28 फरवरी को दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में सूफी संगीत समारोह जहान खुसरो के रजत जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की विविध कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रबल समर्थक रहे हैं और इसके अनुरूप वो जहान खुसरो में भाग लेंगे, जो सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।